इस सेशन में आपको हिंदी को जीरो लेवल से हिंदी व्याकरण के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में आप वर्ण से लेकर के व्याकरण तक के बारे में जो भी छोटी छोटी जानकारी थी वो आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अगर देखा जाए तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट की संख्या 26 होती है और यहीं पे हिंदी में देखा जाए तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो है, अक्षरों की संख्या वो 52 होती है और दूसरे होते हैं व्यंजन। उसी प्रकार से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी दो होते हैं, वॉवेल, कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। अब यहाँ पे देखा जाए कि हिंदी में वर्णमाला को दो रूप में रखा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट को दो रूप में रखा गया, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वर्णमाला के दो रूप होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरे व्यंजन वर्ण। और अल्फ़ाबेट को देखा जाए तो इसके भी दो रूप होते हैं, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। लेकिन अंतर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वर्णमाला अगर हिंदी में देखें, यानी वर्णमाला में अक्षर की संख्या 52 होते हैं और अल्फ़ाबेट में लेटर की संख्या 26 होती है। वॉवेल्स देखा जाए तो वॉवेल की संख्या 5 और इसकी संख्या 21 होती है। यहाँ पे देखा जाए तो इसकी संख्या 11 और इसकी संख्या 33 होती है। इसकी संख्या, व्यंजन की संख्या 33 और स्वर की संख्या 11 होती है हिंदी में। इंग्लिश में देखा जाए तो वॉवेल की संख्या 5 और कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है। अब यहाँ पर हम स्वर की बात करेंगे। स्वर वह मूल ध्वनि है, स्वर वह मूल ध्वनि है जिसे हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिसे स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है। यानी कि स्वर को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, लेकिन व्यंजन को स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते। स्वर की संख्या 11 होती है, इसकी संख्या 11 है और आ, छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा, री, ए, ओ, ये 11 जो है इसे हम स्वर कहते हैं, यानी इसे स्वर कहा जाता है। इन्हीं 11 स्वर को मिलाते हैं तब जाकर के व्यंजन का निर्माण होता है और बिना स्वर की सहायता से व्यंजन को नहीं बोला जा सकता। अब हम बात करेंगे व्यंजन वर्ण की। इसे स्वर की सहायता से बोला जाता है। इसे स्वर की सहायता से बोला जाता है, व्यंजन को स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता है। क से अंदर तक, च से यहाँ तक, ट से न तक, त से न तक, प से म तक और य से लेकर के ह तक, टोटल मिला करके 33 होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं कि स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिसे स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। इसकी संख्या 11 होती है। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा, री, ए, ओ, औ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि स्वरों की संख्या 11 होती है।
यही अगर व्यंजन वर्ण की बात करें तो व्यंजन इसे स्वर की सहायता से बोला जाता है। बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन को बोल ही नहीं सकते। जैसे क से अंगा तक, च से यहाँ तक, ट से टवर्गीना तक, त से न तक, प से म तक और या से लेकर के ह तक। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। चलिए अब आइए, यहाँ पे हम व्यंजन को अगर लिखने के प्रयास किए तो यहाँ पे देखा जाए कि व्यंजन को हम जब भी लिखेंगे तो व्यंजन पूरा होने के लिए स्वर का सहायता लेगा ही लेगा। अगर हम सिर्फ व्यंजन को लिखे तो यहाँ पे क और इसमें हलंत लगा हुआ है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि क पूरा नहीं होगा। इसको फिर पूरा करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेना पड़ेगा, यानी क हलंत में अ को जोड़ना पड़ेगा, तब जा करके ये पूरा क का निर्माण होगा। इससे यह पता चलता है कि व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता से बोला ही नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से ख है, ख में भी अ जोड़ेंगे तो पूरा ख बनेगा, ग में अ जोड़ेंगे तो पूरा ग बनेगा, घ में अ जोड़ेंगे तो पूरा घ बनेगा, अंगा में भी अ जोड़ेंगे तब जाकर के पूरा अंगा का निर्माण होगा। यानी कि व्यंजन जो है वो अकेले नहीं बोला जा सकता है, इसको पूरा बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेना पड़ता है। और जब स्वर व्यंजन के साथ मिलता है तो स्वर हट जाता है, उसका मात्रा वहाँ पे आकर के इसमें जुड़ जाता है। जैसे च में सब में तो अ ही जोड़ेंगे, सब में स्वर अ को ही जोड़ेंगे, तब जाकर के पूरा च, छ, ज, झ और यहाँ का निर्माण है। यानी कि पूर्ण रूप से यहाँ देखा जाए तो व्यंजन यहाँ पे क्या है, स्वर, इसमें जुड़ेंगे स्वर, ये व्यंजन और इसमें जुड़ जाएंगे स्वर, तब जाकर यहाँ पे बनेंगे अक्षर, तब जाकर के पूर्ण अक्षर का निर्माण होगा। इसको हम लोग अक्षर कह सकते हैं, इसको अक्षर कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर हम इसमें से अक्षर में से स्वर को निकाल लें, अगर हम अक्षर यानी कि अक्षर में से स्वर को निकाल लें तो वह सिर्फ व्यंजन बचेगा और व्यंजन बिना स्वर के अधूरा होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि स्वर का मात्रा किस प्रकार से मिलकर के व्यंजन के साथ और अक्षरों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं स्वर, उसकी मात्रा, अ लिखेंगे, अ की मात्रा कुछ नहीं होती है, खाली रहता है। आ लिखेंगे, आ का मात्रा यह होती है, छोटी लिखेंगे, इसका मात्रा हर्षी होती है। दीर्घ ई लिखेंगे, इसका मात्रा दीर्घी होती है। हर्ष उ लिखेंगे, इसका मात्रा हर्षु होता है। और दीर्घ उ लिखेंगे, इसका मात्रा दीर्घ होता है। उसके बाद क्या है कि अगर हम यहाँ पे लिखे व्यंजन,
व्यंजन अगर क लिखे, फिर क लिखे, फिर क लिखे, क लिखे, क और फिर से क, और व्यंजन के साथ अगर स्वर का मात्रा मिला दें, अगर व्यंजन के साथ स्वर का मात्रा मिला दिया जाए, व्यंजन के साथ स्वर का मात्रा अगर मिला दिया जाए, अगर इसको इसके साथ जोड़ दिया जाए, इसको इसके साथ जोड़ दिया जाए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके और इसके साथ जोड़ दिया जाए, तब जाकर के यह क्या बनेगा, क, ये बनेगा का, क हर्षी, क दीर्घी, क हर्षु और क दीर्घ। यानी कि स्वर जब भी किसी व्यंजन के साथ मिलेगा तो स्वर अपने आप को नहीं दर्शाएगा, वहाँ पर वह अपने मात्रा को दर्शाएगा। यानी कि जब भी स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ेगा तो वहाँ से स्वर हट जाएगा और उसका मात्रा उसमें जुड़ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग शब्द का निर्माण कैसे होता है। तो अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, यानी कि अक्षरों को जब व्यवस्थित तरीके से मिलाया जाता है जिसका कोई अर्थ निकले तब हम उसे शब्द कह सकते हैं। वे अर्थ अक्षरों को मिलाना शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द तभी कहेंगे जब उसे जोड़ने के बाद, अक्षरों को आपस में जोड़ने कोई अच्छा मतलब निकलेगा, तब हम उसको शब्द कह सकते हैं। यानी कि जब अक्षरों को इस प्रकार से मिलाया जाए ताकि उसका कोई मीनिंग हो, कोई मतलब निकले, तब जाकर के हम उसको शब्द कहें। अक्षरों का ऐसा मिलान जिससे कोई अर्थ नहीं निकलता हो उसको शब्द नहीं कहेंगे। जैसे अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है जब अक्षर को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाए उसका कोई अर्थ बन सके। यानी कि अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, ये बात सही है कि अक्षरों के मेल से ही शब्द के निर्माण होते हैं, लेकिन जब अक्षर को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाए कि उसका कोई अर्थ निकले। जब तक अक्षरों को मिलाने से कोई अर्थ न निकलेगा तब तक हम उसको कोई शब्द नहीं कह सकते। उसको शब्द कहने के लिए हमें अक्षरों को व्यवस्थित तरीके से मिलाना पड़ेगा जिससे कि उसका कोई ना कोई अर्थ निकले, तब हम उसको शब्द कहें। जैसे क, म और ल को मिलाना, तब जाकर के कमल बनेगा। लेकिन इसी को हम ल, म और क को मिला दें उल्टा करके, इधर उधर करके, ल म क, तो यहाँ पर बन जाएगा लमक। इसका कोई अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका कोई अर्थ समझ में आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क म ल अगर कमल बना तो इसका कोई अर्थ निकला तो इसको शब्द माना जाए। इसी को अगर अव्यवस्थित तरीके से सजा दिए जिसका कोई अर्थ ही नहीं बना, ल म क कोई अर्थ ही नहीं बना, इसलिए इसको शब्द नहीं कहा जाए। तो इसी प्रकार से अक्षरों को इस प्रकार से मिलाया जाए जिससे कि उसका कोई अर्थ बने, तब हम उसको शब्द कहेंगे, अन्यथा उसको शब्द नहीं कहेंगे।
देखेंगे बोली के बारे में। बोली क्या होता है? ये बोली क्या होता है? बोली सब लोग बोलते हैं बोली। तो बोली क्या होता है? तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को, यानी कि हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, सभी लोगों को बोलने की तरीका अलग होती है, और इसलिए बोली जो है वो क्षेत्र पर निर्भर करती है। किसी भी क्षेत्र का बोली अलग अलग होता है, इसलिए आप कई जगह देख सकते हैं कि अगर दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो उस वहाँ पे बोलने का तरीका ही कुछ अलग होता है। मीनिंग चाहे एक ही हो, लेकिन बोलने का तरीका अलग हो जाता है। तो बोली क्या है? तो बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है, यानी भाषा का ही एक रूप होता है। भाषा तो बोलेंगे लोग, हर क्षेत्र के लोग बोलेंगे, लेकिन बात कहीं कहीं उनका मीनिंग वही होगा, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बोली जो है वो भाषा का क्षेत्रीय रूप है। जिस अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में जाएंगे आप तो वहाँ अलग अलग प्रकार के बोली सुनने को मिलेगा। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। हर क्षेत्र के लोग अलग अलग प्रकार से अपने बोली को बोलते हैं, मतलब उनको बोलने का तरीका कुछ अलग होता है। यानी क्षेत्र पर निर्भर करता है कि आपने किसी दूसरे क्षेत्र में गया और वहाँ के लोगों का बात सुना, बोली सुना, तो उनका बोली मीनिंग वही था जो होना चाहिए, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो बोली क्या हो जाता है? भाषा का क्षेत्रीय रूप। एक होता है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होता है? मातृभाषा क्या होता है? मातृभाषा कहने का मतलब कि वैसा भाषा जो हम अपने फैमिली से सीखते हैं, वैसा भाषा जो हम अपने माता पिता से सीखते हैं, उसे मातृभाषा कहा जाता है। अब जरूरी नहीं कि हर कोई अपने माता पिता से ही सीखे। जिसके माता पिता नहीं होते वो भाई बहन से सीखते हैं, भाई बहन नहीं होते तो अपने रिलेटिव संबंधी या अन्य व्यक्ति से सीखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मातृभाषा अपने फैमिली यानी परिवार के द्वारा सिखाए गए भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। अपने परिवार के द्वारा सिखाए गए भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। अपने परिवार के द्वारा सिखाए गए भाषा को मातृभाषा कहते हैं। अब ये भाषा क्या होता है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, या दूसरे के विचार अपने तक लाते हैं, या दूसरे के विचार को समझते हैं। यानी भाषा कहने का मतलब हुआ कि भाषा वह साधन है जिससे होकर हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी अपने विचारों के आदान प्रदान करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान करने के माध्यम को भाषा कहा जाता है। विचारों के आदान प्रदान करने के माध्यम को भाषा कहते हैं या कहा जाता है। अब ये भाषा जो है हम बोलकर भी प्रकट कर सकते हैं और सुनकर समझ सकते हैं। बोलकर प्रकट कर सकते हैं और सुनकर दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं। दूसरा, लिखकर प्रकट कर सकते हैं या पढ़कर समझ सकते हैं।
लिख कर या जब हम अपने विचारों को किसी के सामने बोलकर प्रकट करेंगे या किसी के विचारों को सुनकर समझेंगे तब हम उसको मौखिक भाषा कहेंगे। मौखिक कहने का मतलब बोलकर या सुनकर, समझा या बताया। लिखित जब हम अपने विचारों को लिख कर दूसरे तक पहुंचाएंगे या दूसरे के विचारों को पढ़कर समझेंगे तब हम उसको लिखित भाषा कहेंगे। लिखित भाषा कहेंगे। तो इस प्रकार से भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक में क्या होगा, हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करेंगे, दूसरे के विचारों को सुनकर समझेंगे। और लिखित में क्या होगा, हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करेंगे और दूसरे के विचारों को पढ़कर समझेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग भाषा के मुख्य दो रूप को देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा किसको कहेंगे? वैसा भाषा, वह भाषा जो देश भर में अधिकांशतः लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है। वह भाषा जो देश भर में ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाए और समझी जाए तथा उसे आधिकारिक रूप से मान्यता भी दिया जाए, उसी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। किसी भी देश में उसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाता है जिस भाषा को देश के अधिकांश लोग बोलते हैं और समझते हैं, उसको राष्ट्रभाषा बना दिया जाता है। जिस भाषा को किसी देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाए, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी कि किसी देश में जिस भाषा को अधिकांशतः बोला जाता है और समझा भी जाता है, उसी देश में उसी भाषा को राष्ट्रभाषा कह दिया जाता है या उसको राष्ट्रभाषा के तौर पे मान्यता दे दिया जाता है। जैसे हमारे इंडिया में हिंदी को राष्ट्रभाषा आधिकारिक तौर पे माना गया है। लिपि क्या होता है? अब हम देखेंगे लिपि क्या होता है। लिपि यानी कि भाषा को लिखने के तरीका को लिपि कहा जाता है। भाषा को, किसी भी भाषा को, कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसको लिपि कहा जाता है। यानी भाषा को लिखने के माध्यम को लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी भाषा को किस लिपि में रखा जाएगा? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है। उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि कोई भी भाषा जिसको लिखने की तरीका होता है, कोई भी भाषा हो उसको लिखने का कोई ना कोई तरीका होता है, उस तरीके को लिपि कहा। भाषा को लिखने की तरीका लिपि कहलाती है।
कहलाती है। भाषा को लिखने की तरीका लिपि कहलाती है। जैसे हमारा हिंदी भाषा जो है, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है। हिंदी को देवनागरी, अंग्रेजी को रोमन। उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखा जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लिपि क्या है। किसी भाषा को लिखने के तरीका को लिपि कहा जाता है। और किसी भाषा को लिखने के तरीका को लिपि कहा जाता है, इसका मतलब कि कोई भी भाषा हम जिस प्रकार से लिखते हैं, जो भी तरीका से लिखते हैं, वह तरीका का नाम दिया, उस तरीके का नाम है लिपि। कोई भी भाषा लिखने के लिए एक तरीका बना हुआ है और उस तरीके का नाम दिया गया है लिपि। यानी किसी भी भाषा को लिखने के तरीका को लिपि कहा जाता है। और व्याकरण की तरफ अब हम देखेंगे व्याकरण की तरफ। व्याकरण क्या है? व्याकरण के बारे में जान लेते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र होता है। व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। यानी कि भाषा जो हम लोग लिखते या बोलते हैं, उसके शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराएगा? व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। यह हमें बताता है कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाए और कैसे बोला जाए। इन सभी को बताने का काम व्याकरण। अभी तक देख लिया कि वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, लिपि, बोली, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और व्याकरण। वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला। स्वर वह मूल ध्वनि जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, या स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिसे स्वतंत्र रूप से बोला जा सके। व्यंजन को स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता, उसको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। लिपि, किसी भी भाषा को लिखने के तरीका को लिपि कहा जाता है। बोली, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। मातृभाषा, अपने परिवार के द्वारा, माता पिता के द्वारा सिखाया गया भाषा को मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा, वह भाषा जो किसी देश में अधिकांशतः लोगों द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है, उसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। व्याकरण, वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। स्वर की संख्या 11 होती है। व्यंजन की संख्या 33 होती है। ये दोनों मिलकर के 44 होते हैं। बाकी जो 8 बच गए और 44, ये मिलकर के 52
अक्षर का निर्माण करती है। यानी कि हिंदी वर्णमाला में पूरे 52 अक्षर होते हैं। ये बचे 8 में संयुक्त व्यंजन और अयोगवाह आते हैं। 2 अयोगवाह आएंगे और बाकी बात जो बच जाएंगे वह संयुक्त व्यंजन आएंगे। अंग, अ, अच्छा, तरह, ज्ञा, सर, ढ और र। ये 8 ये अयोगवाह है और बाकी ये सब संयुक्त व्यंजन है। ये सब की संख्या मिला करके 8 होती है और ये दोनों की संख्या मिला करके 44 होती है। और ये सभी अक्षरों को एक साथ जोड़ा जाता है, तब जाकर के वर्णमाला में वर्णों की संख्या यानी अक्षरों की संख्या, वर्णमाला में पूरे अक्षरों की संख्या 52 होती है। और हिंदी में देखा जाए तो अल्फ़ाबेट की संख्या 26, इंग्लिश में देखा जाए तो 26 होती है और हिंदी में देखा जाए तो 52 होती है। यानी कि इंग्लिश में जितने अक्षर हैं उसके दुगुना अक्षर हिंदी में दिए गए हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33, अयोगवाह 2 और संयुक्त व्यंजन 6, दोनों मिलकर हो जाते हैं 8 और इधर 44। सबको मिलाते हैं तो पूरी अक्षर की संख्या 52 होती है। तो इस सेशन में आपको हिंदी को 0 लेवल से हिंदी व्याकरण के बारे में बताया गया है, जिसमें वर्ण से लेकर के व्याकरण तक। इस वीडियो में आप वर्ण से लेकर के व्याकरण तक के बारे में जो भी छोटी छोटी जानकारी थी वो आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाया।